मुझे लगता है आपका नाम आज़ाद भारत से ही कहीं कोई इतिहास से जुड़ा हुआ होगा। मेरा जन्म उस समय का है जब आज़ादी ताज़ी हुई थी। इस समय हमारी छठी पीढ़ी जो है आर्य समाज में, हमने अपनी बहुएं ली हैं पौराणिक घरों से और अपनी बेटी को दिया है पौराणिक घर में। गांव में तो देखो हुक्के चलते हैं जी। लेकिन हमारे परिवार के अंदर ये कोई चीज़ नहीं थी, न हुक्का न बीड़ी न शराब। सेल टैक्स में जो है आप अगर माहौल देखें, ऊपर से नोट गिरते हैं रिश्वत के, लेकिन मैंने अपने जीवन में रिश्वत नहीं ली। देखिए, आर्य समाज के दरवाजे हर एक के लिए खुले हैं, लेकिन उसके बाद जो है आर्य समाज जैसी माँ के साथ दगा नहीं करे। सर स्नेह नमस्ते सभी को। आज के पॉडकास्ट में मैं हूं आपकी दोस्त हरप्रीत कौर। जब समाज का कोई व्यक्ति स्वयं को कमज़ोर, निराश, दिशाहीन या असहाय महसूस करता है, तब उसे सबसे अधिक आवश्यकता होती है एक ऐसे सहारे की जो बिना किसी भेदभाव के उसके साथ खड़ा हो। ऐसा ही एक संगठन जो वर्षों से जाति, लिंग, भाषा, क्षेत्र और आर्थिक स्थिति के भेदभाव से ऊपर उठकर मानव सेवा, शिक्षा, सामाजिक जागरण और वैदिक मूल्यों के प्रसार में निरंतर कार्य कर रहा है, और वह है आर्य समाज। आर्य समाज से जुड़े कार्यकर्ता, अधिकारी और सेवा भावी स्वयं सेवक तन मन धन से समाज की सेवा में समर्पित है और महर्षि दयानंद सरस्वती के उस स्वप्न को साकार करने में लगे हैं जिसमें एक शिक्षित, जागरूक, समरस और अंधविश्वास मुक्त भारत की कल्पना की गई थी। तो इन्हीं विचारों और सेवा कार्यों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एक विशेष अतिथि उपस्थित है। आइए उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। श्री आज़ाद आर्य जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, अभिनंदन और आपका आभार। आपके आर्य समाज के साथ जुड़ के योगदान के लिए बहुत बहुत आपका आभार। आज़ाद जी, शुरुआत करना चाहूँगी पॉडकास्ट का आपके नाम से ही। मुझे लगता है आपका नाम आज़ाद भारत से ही कहीं कोई इतिहास से जुड़ा हुआ होगा। नहीं, आपने ठीक पकड़ा है, क्योंकि मेरा जन्म उस समय का है जब आज़ादी ताज़ी हुई थी। बचपन में यानी जो संस्कार होता है, नामकरण संस्कार, उसमें मेरा नाम रे से निकला था। रोहिताश्व सिंह जो है नाम रखा गया था, लेकिन जैसे जो है आज़ादी की धूम मची देश के अंदर, तो मेरा नाम बदल के आज़ाद सिंह कर दिया था। आज़ाद सिंह, और आज़ाद सिंह से आज़ाद आर्य का सफ़र। आज़ाद आर्य तो देखिए, हमने जो है अपना जो आंखें खोली हैं वो आर्य समाज में ही खोली हैं। इस समय हमारी छठी पीढ़ी जो है आर्य समाज में। बहुत खूब। हमारे परदादा जो एक आम किसान थे, साधारण, कोई पढ़े लिखे भी नहीं थे, चौधरी जुगलाल, वो किसी काम से जो है रोहतक गए हुए थे। तो वहाँ एक सन्यासी जो अपने बता रहे थे कुछ लोगों को, तो उनके पास में थोड़ी देर रुके। उसके बाद जब गांव आए तो बड़े ज़ोर से चिल्लाते हुए आए कि भाई आज तो बाबा देखा बड़ा ये गिच यानी तंदुरुस्त। अच्छा। जो हरियाणवी में गिच कहते हैं ना, तंदुरुस्त जी। और यूं हाथ उठाया उन्होंने। अच्छा। कि इतने ऊंचे थे वो। तो जैसे स्वामी जी का चरित्र हम पढ़ते हैं ना, बिल्कुल हूबहू उन्होंने वही डिस्क्रिप्शन दिया था। तो शुरू में जब ये चर्चा हुई, उन्होंने एक और बात कही कि भाई वो संस्कृत में बोल रहा था। अच्छा। जो भाषण था वो संस्कृत का था, लेकिन थोड़ी सी मेरी समझ में आई। उसने ये कहा कि अपने बच्चों को संस्कृत पढ़ाओ, गुरुकुल में दाखिल करो और आर्य बनाओ। जी। तो वहाँ से जो है हमारे घर में जो है आर्य समाज प्रवेश कर गया। अच्छा, चलिए, तो कोटि कोटि नमन है आपके वो परदादा, और मैं कह रही हूँ कि जो उन्होंने दर्शन किए आपकी पीढ़ियों ने आगे भी। फिर उसके बाद कैसे शुरू हुआ ये सफर? उसके बाद ये था कि हमारे जो दादाजी थे, यानी उनके बेटे थे, एक भतीजा था, एक बेटा जी। दोनों जो हैं इस प्रकार से थे कि वो गुरुकुल झज्जर अक्सर जो हैं हमारे गांव से जुड़ा हुआ था। अच्छा। गुरुकुल झज्जर के जो विद्यार्थी थे वो हमारे पास आते थे। आसपास जो है गुरुकुल झज्जर के लिए अनाज इकट्ठा करते थे विद्यार्थियों के लिए, या भूसा इकट्ठा करते थे गाय वगैरह के लिए। तो सारा का सारा हमारा हरियाणा में उसको नोहरा बोलते हैं, बहुत बड़ी बैठक होती है वो। अच्छा। यानी पूरा उसमें ट्रैक्टर भी जा सकता है, बड़ी गाड़ी भी जा सकती है। उस समय तो रथ वगैरह हुआ करते थे, उस समय ये बैलगाड़ियाँ और रथ जो है ये चला करते थे। शादी ब्याह में भी जो है यही सब चला करते थे। और
आर्य समाज की जो बात थी, उस समय आर्य समाज के जो प्रचारक थे वो मुख्य रूप से भजनोपदेशक थे जी। भजनोपदेशक आते थे और पूरे गांव में हल्ला मच जाता था, भाई भजनी आ गए। अच्छा। आर्य समाज के भजनी आ गए। भजनोपदेशक उनको कहना नहीं आता था, भजनी आ गए। और वो जो चौपाल होती थी, चौपाल में ठहरते थे और वहीं रात को जो है कार्यक्रम होता था, उपदेश होते थे, कोई विशेष भी आ जाते थे उसमें। तो इस प्रकार से जो है, जैसे हिंदी आंदोलन हुआ, गौरक्षा आंदोलन हुआ, तो हमारे जो दादाजी थे, मेरे जो बड़े दादा थे चौधरी श्रीचंद और छोटे दादा थे चौधरी सुखदेव जी, ये दोनों के दोनों, इनको जो है आंदोलनों का बड़ा शौक था। शौक क्या, पकड़े भी ले जाते थे। आचार्य भगवान देव उस समय जो बाद में जो है सन्यासी हो गए थे, तो वो अपने साथ में ले जाते थे। तो इनका ग्रुप बन बन के जो है जाता था। तो कई बार ऐसा होता था कि ये सत्याग्रही के रूप में जो है सेंट्रल जेल दिल्ली में बंद हुए, तो हमारे तो पड़ोस में थी वो, हम भी चले जाते थे वहाँ। ये खीर वगैरह, हलवा वगैरह बना के सत्याग्रही खा रहे होते थे। हम भी छोटे बच्चे थे उस समय जी। तो संस्कार निरंतर जो है हमारे बीच में आते रहे हैं और वही परिस्थितियाँ अब जो हैं ऐसे बनी हैं कि जो हमारे बच्चे हैं, हमारे पोते हैं। बल्कि आपको जो है मैं एक विशेष बात बताऊं जी, कि हमने अपनी बहुएं ली हैं पौराणिक घरों से। अच्छा। और अपनी बेटी को दिया है पौराणिक घर में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि बेटी ने तो जो है उनको आर्य समाजी बना दिया। अच्छा। और जो आई हैं वो भी, और जो आई हैं वो हमारी यहाँ आर्य समाजी हो गई, क्योंकि संस्कार उस तरह के जो है उनको मिल गए जी। कहते हैं ना, जैसा खाया अन्न वैसा हुआ मन। तो जब वातावरण वैसा मिला उनको तो वो बदल गई जी। और आज हमसे भी श्रेष्ठ आर्य समाजी मैं कह सकता हूँ उनको जो है, क्योंकि हमारे घर में दैनिक यज्ञ होता है और बच्चे हमारे जो हैं इस समय अच्छी पोस्टों पे हैं जी। नई पीढ़ी के बारे में आप बताइए कुछ। अब आपके आगे जो अगली पीढ़ी है, कौन कौन जुड़ा हुआ है और क्या क्या कार्यभार संभाल रहे हैं? नहीं, देखिए, बच्चे तो जनरली हमारे सर्विस कर रहे हैं और एक को तो आप विशेष रूप से यहाँ जानते हैं, प्रतिनिधि सभा में जो हैं जी, जो संदीप आर्य जी, मेरे भतीजे हैं जी, छोटे भाई के बेटे हैं जी। महेंद्र आर्य जी भी जुड़े हुए हैं, उनके पिताजी। तो उनके बेटे हैं जी। और इन बच्चों का जो है शुरू से ही आर्य समाज के पास, आर्य समाज के कामों के लिए बहुत ही विशेष रुचि रही है जी। और आपके परिवार के? हमारा परिवार भी उसी प्रकार से, यानी कभी जो है आज तक मेरे ख्याल में कोई ऐसा समय नहीं आया होगा जब हमने श्रद्धानंद बलिदान दिवस के शोभा यात्रा को नहीं छोड़ा हो या रामलीला मैदान के किसी कार्यक्रम को नहीं छोड़ा हो जी, जी। या जो है जब से होली चली है उस होली के कार्यक्रम को नहीं छोड़ा हो। हम निरंतर जो है कार्यक्रमों में बने रहे। बल्कि जब गुरुकुल कांगड़ी की शताब्दी थी तो यहाँ से जो शोभा यात्रा चली थी दिल्ली से और वहाँ हरिद्वार तक जी, उस शोभा यात्रा का नेतृत्व मैंने किया था और मोटरसाइकिल पे मैं जो है आसफ अली रोड से चल के और जिसके क्या नाम आपके उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पे होते हुए, जैसे मेरठ वगैरह और ये सब होते हुए हम वहाँ पहुँचे थे। तो वधावन जी वहाँ देख के हैरान रह गए कि आजाद जी इस अवस्था में जो है मोटरसाइकिल पे यहाँ तक। तो उस समय कैप्टन देवरत्न जो है प्रधान हुआ करते थे। तो वो कैप्टन साहब की जो है उस समय की बात मैं यहाँ जो है वेद प्रचार मंडल पश्चिमी दिल्ली का वो मंत्री हो गया था। अच्छा। तो जितने भी प्रधान बने उन्होंने मुझे ही मंत्री लिया। तो हम 15 अगस्त को जो है शोभा यात्रा निकाला करते थे वेद प्रचार की जी। करीब जो है 14 किलोमीटर लंबी हमारी शोभा यात्रा थी वो। और जैसे सिखों के अंदर होता है, स्थान स्थान पे कहीं जो है ठंडाई थी, कहीं फल थे, कहीं बिस्किट थे, कहीं आइसक्रीम थी, लंगर सेवा थी। लंगर सेवा बहुत शानदार। तो इस प्रकार से जो है वो हमारा कार्यक्रम हुआ करता था वेद प्रचार मंडल का। तो जिस समय ये हम पहुँचे न्यू मोती नगर जहाँ समापन होना था जी, कैप्टन साहब मंच पे जो है बोलने के लिए खड़े हुए तो कहने लगे आजाद सिंह जी कहाँ हैं। अब वीरेंद्र सादाना जी उस समय संचालन कर रहे थे, मंच संचालन।
तो उन्होंने कहा जी वो नीचे बैठे हैं, क्योंकि मुझे कभी फ़ोटो का शौक़ नहीं रहा, मुझे कभी मंच का शौक़ नहीं रहा। काम मैंने बहुत किए हैं, अनेकों काम। 1999 में जो उड़ीसा में बहुत बड़ी आपदा आई थी, समुद्री तूफान था, चक्रवात था, उससे 5 गांव जो है नष्ट हो गए थे जी। उन 5 गांव में से 3 गांव तो हमने बिल्कुल नए बनाए थे, बहुत खूब। और 2 गांव का जो है एक तरह से रिपेयर किया था, जहाँ जहाँ डैमेज था वो जो किया था। उसके अलावा वहाँ एक समस्या और भी थी कि जो स्त्रियाँ थी वो बाहर खुले में नहाती थी, तो उनके लिए हमने वहाँ जो है स्नानागार बनाए, उनको समझाया कि आप इस प्रकार से अंदर नहाया करें। साथ में दिल्ली सरकार की तरफ से जो है हैंडपंप जो है लगाए गए थे, जहाँ हमने स्नानागार बनाए थे, क्योंकि कई संस्थाएं काम कर रही थी, लेकिन विशेष रूप से हमारा जो है ये 5 गांव का निर्माण जो है जगत सिंहपुर जो है वो था, उनका तहसील जो है उसके अंदर था। तो करीब 3-4 महीने मैंने वहाँ काम किया। स्वामी देवव्रत भी हमारे साथ भी थे, ये जो अपना दयानंद सेवाश्रम वाली जो है माता जी, वो भी हमारे साथ थी, और आज तक की टीम ने जो है वहाँ कवर किया सारे उसको। तो यादगार, बल्कि बड़ी मार्मिक स्थिति जो है मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि जिस समय हमारे आर्यवीर जो है डेड बॉडीज़ को यूँ उठा रहे थे, वो इतनी गल चुकी थी कि खाल हाथ में रह जाती थी और डेड बॉडी नीचे गिर जाती थी। और बदबू का आलम ये था कि 12-12, 10-10 रुमाल जो है सेंट में डुबो के जो है यहाँ मास्क के अंदर जो है वो डालते थे, तब वो काम कर पाते थे। तो आर्य समाज जो है देखिए किन किन परिस्थितियों से जूझा है। आज़ादी का मामला ले लो, 1857 की जो है वो पूरी की पूरी जो है आर्य समाज की है, स्वामी दयानंद की है। और उस समय जो इसके 4 पिलर जिनको कहते हैं, उनमें जो स्वामी जी को जिन्होंने जो है ब्रह्मचर्य की दीक्षा दी वो थे। उसके बाद में जो है स्वामी ओमानंद थे कनखल वाले, एक ओमानंद जो है झज्जर वाले हुए हैं, लेकिन ये कनखल वाले थे। और जो मैं स्वामी जी की वो बता रहा हूँ, वही इनके ओमानंद जी के गुरु थे, यानी सबसे बड़े गुरु वही थे। उसके बाद विरजानंद जी थे, और ये ब्रह्मचारी थे स्वामी दयानंद। उस समय इनका नाम जो है ब्रह्मचारी शुद्ध चेतन। लेकिन करना धरना सब जो है स्वामी दयानंद के ही पास में रहता था। जिस समय इसके लिए सहयोग की बात आई तो बहादुर शाह जफर बीमार थे, उन्होंने सहयोग राशि भेजी थी अपने पास से जो है 5000 मुद्राएं जी, जो उनका बड़ा बेटा लेकर गया था। जो बैठक मैंने बताई ना, 2 बैठक हुई थी जी, तो उनमें से वो लेकर गए। तो उनमें से जो है 1500 जो मुद्राएं थी वो तो तुरंत जो है रानी झांसी को दे दी गई थी, क्योंकि ये काफ़ी परेशान थी अंग्रेज़ों से। तो इन्होंने अपनी व्यथा रखी थी उस समय उनके सामने, तो वो तो तुरंत उनको पेमेंट कर दी गई थी। बाकी ये था कि उन्होंने सैनिकों की बात की, तो सैनिकों का भी आश्वासन दिया गया था, क्योंकि उस समय ये जो लड़ाई थी ना मिलजुल के लड़ी गई थी। आर्य समाज तो उस समय बना नहीं था, आर्य समाज तो 1875 में बना है जी। तो उस समय जैनी साधु भी थे हमारे साथ में, नागा साधु भी थे हमारे साथ में, कुछ जो हैं ऐसी हरियाणा से जो वानप्रस्थी महिलाएं, यानी जो 60 वर्ष से ऊपर या 50 वर्ष से ऊपर थी, वो सब इसके अंदर थी जी। तो देखा जाए तो आर्य समाज के इतिहास को जो है वर्णन करना आसान नहीं। आजाद जी, ये जो इतिहास आपने बताया, और भी आपके पास बहुत सारा इतिहास होगा, ये आपको आपके पिताजी से मिला है या कोई पुस्तकें थी? नहीं, ऐसा है कि मेरी जो है आदत रही कि मैं इंटरनेट पे कुछ चीज़ें ढूंढता था, लेकिन इंटरनेट पे मुझे कुछ ज़्यादा नहीं मिला। ठीक है। फिर मैं जो है जो बाजार लगते थे, जहाँ जैसे दरियागंज है, पुरानी पुस्तकों के बाजार, जी, पुरानी दिल्ली के बाजार। हाँ जी, उनमें से मैं पुस्तकें ढूंढता था। अच्छा। वहाँ से बहुत सी पुस्तकें मुझे मिली। दूसरा ये कि जब भी जो है कोई सत्संग वगैरह होता था, मैं वहाँ जो है उसको रिकॉर्ड किया करता था। अच्छा। और साथ ही साथ उस कार्यक्रम का जो है जितना आप ये कहिए कि अखबार में देना, उस समय सोशल मीडिया तो नहीं था, बिल्कुल पेपर का ही था जी, तो मेरा जो है संबंध अखबार वालों से काफ़ी अच्छा था। अच्छा।
तो काफ़ी अच्छी तरह छपता था। तो वो सारे की सारी जो है इतिहास मेरे पास इकट्ठा होता चला गया, पुस्तकों से भी, और इधर जो मैंने सुना उसको मैंने लिखा, यानी न्यूज़ बना के उसको भेजा। और मेरे साथी जो इसमें काम करने वाले थे अखबारों में, उन्होंने छापा भी खुल के जो है। तो वो सारा इतिहास मेरे पास इस समय, जहाँ मेरा कार्यालय है आर्य समाज नांगल राया, वहाँ सुरक्षित है। तो आपने अभी कुछ देर पहले कहा था कि बचपन में जब आप थे, जब दादाजी थे और भजनी आते थे, और वो जो माहौल था उसमें, एक जैसे आप छोटे थे आपने बताया, तो उसमें आपको आर्य समाज में क्या मतलब, ठीक है आप आर्य समाज आपका परिवार था, सिद्धांत आपके रोम रोम में है, लेकिन क्या चीज़ आपको ज़्यादा विशेष जो प्रभावित करती थी? हमारे जो संस्कार ढल रहे थे ना उस समय, सबसे बड़ी बात तो सच्चाई की थी, सत्य के बारे में। दूसरा जो है, किसी की चोरी निंदा ये जो है चीज़ें नहीं, ये उन्हीं से प्रेरणा मिलती थी जो भजनोपदेशक आते थे जी। फिर क्योंकि हम जो है काफ़ी देर बाद जो है शहर में आ गए थे, दिल्ली में ही आ गए थे। मेरे पिताजी तो जो है 46 में आ गए थे यहाँ, और मैं 54 में आ गया। देखिए, जो हमें ये संस्कार मिले पिताजी से ही मिले हैं। पिताजी जो हैं हमारे पहले जो हैं कॉमर्स मिनिस्ट्री में नौकरी किया करते थे। उसके बाद में जब वो रिटायर हो गए तो उन्होंने वानप्रस्थ लिया, और वानप्रस्थ उनको देने वाले, वानप्रस्थ की दीक्षा देने वाले थे स्वामी जगदीश्वरानंद। तो वानप्रस्थ लेने के बाद में एक उनकी और बात थी कि वो उर्दू के पढ़े लिखे थे। हालांकि गुरुकुल मटिंडू से उन्होंने जो है मध्यमा भी की थी संस्कृत में, लेकिन संस्कृत थोड़ी जानते थे। बाद में उन्होंने स्वाध्याय किया वानप्रस्थी हो जाने के बाद में, और आनंद मुनि के नाम से उन्होंने पुस्तकें भी लिखी जी। उनकी कम से कम 7-8 पुस्तकें हैं। संस्कार रहस्य, संध्या रहस्य, मनोर्भव, इस प्रकार की जो है पुस्तकें हैं। तो उन्होंने जो है आपके उद्योग भवन के पास में बोट क्लब हुआ करता था, वहाँ पे भी जो है अपने वेद प्रचार किया करते थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी जो है वेद प्रचार के लिए जाते थे, और पुराना सचिवालय में भी वेद प्रचार हुआ करता था। ये आर्य प्रतिनिधि सभा की तरफ से हुआ करता था, तो उसमें निरंतर कभी हरियाणा में कभी दिल्ली में जो है वो प्रचार के लिए लगे रहते थे। अच्छा, जब आपने सीखा, ये आपने सीख ले ली, सच बोलना है, हाँ, है ना, गलत के खिलाफ बोलना है, अन्याय ना हो, तो जब इसको आपने इम्प्लीमेंट किया अपनी लाइफ में आगे, तो आपका लाइफ चेंज हुआ होगा। एक व्यू लेके आप चल रहे थे, तो मुश्किलें भी आई होंगी, उसको आपने अप्लाई भी करा हो। मेरी ही लाइफ नहीं, कई मेरे साथियों की लाइफ बदली इससे जो है। आप देखिए कि मैं दिल्ली सरकार में नौकरी करता था जी, सेल टैक्स डिपार्टमेंट। सेल टैक्स में जो है आप अगर माहौल देखें, ऊपर से नोट गिरते हैं रिश्वत के, लेकिन मैंने अपने जीवन में रिश्वत नहीं ली। दूसरे लेते थे, मेरे नाम की भी लेते थे, लेकिन मैंने कभी रिश्वत नहीं ली। ये उन्हीं सिद्धांतों का, उन्हीं संस्कारों का प्रभाव था। मैंने कभी झूठ नहीं बोला, जो भी बात होती थी। बल्कि एक बार गलती से मेरी जेब में जो है पेंसिल थी। अच्छा। जैसे मैं घर आया ड्यूटी से, तो पिताजी पूछने लगे ये पेंसिल कैसे जो है टांग रखी। ओ मगर ये गलती से रखी। अच्छा, ऑफिस की होगी भाई, ये घर में लाने की आवश्यकता नहीं। अच्छा। क्योंकि वो ब्रिटिश आर्मी में रहे, तो ब्रिटिश आर्मी का जो डिसिप्लिन था वो डिसिप्लिन घर पे भी चलता था। अच्छा। और जो आर्य समाज के सिद्धांत थे वो साथ के साथ बराबर चल रहे थे। तो हमें तो शुरू से ही जो है एक तरह से कहें कि भट्टी के अंदर पका दिया हमारी परिस्थितियां, और वही चीज़ हमारे बच्चों के काम आई। बिल्कुल। हमारे परिवार में कोई बीड़ी सिगरेट पीने वाला नहीं है। गांव में तो देखो हुक्के चलते हैं, लेकिन हमारे परिवार के अंदर ये कोई चीज़ नहीं थी, न हुक्का, न बीड़ी, न शराब, न कोई व्यभिचार। ये सारे के सारी चीज़ें जो है हमें आर्य समाज से मिली थी। अच्छा, आज़ाद जी, हम दिल्ली सभा के 50 वर्ष स्थापना के हुए हैं। हम चाहेंगे कि आपका सफ़र दिल्ली प्रतिनिधि सभा के साथ कैसे शुरू हुआ, और इसके जो 50 वर्ष है स्वर्णिम, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, शुरू में दिल्ली सभा बहुत छोटी हुआ करती थी। जिस समय त्रिशाखन हुआ, पंजाब अलग हुआ, दिल्ली अलग हुआ,
हिमाचल अलग हुआ, उस समय तो ये इकट्ठे थे ना सब। प्रचार का काम तो हो नहीं रहा है। जो मैंने प्रचार का काम देखा था कि अपना टिबिया कॉलेज से वो जो हैं पूरे लदे हुए आते थे वचनोपदेशक, तांगे से उतरते थे, और चारपाई की मैंने स्थिति बताई, खजूर वाला पंखा जो है उनके हाथ में आता था। भोजन मिल गया तो मिल गया, नहीं तो अपने पड़े हैं। शाम को कार्यक्रम होता है जब लोग आते थे। तो वो स्थिति देखते हुए मैंने जब यहाँ की स्थिति देखी, उस समय मैंने थोड़ा सा अपना रोष प्रकट किया। अच्छा। और निरंतर जो है जो भी बातें होती रही, उसमें बहुत से अच्छे लोग थे जो काम करने, अपने रामनाथ सहगल थे, बड़े अच्छे कार्यकर्ता थे। सूर्यदेव जी थे, अच्छे कार्यकर्ता थे। अपना क्या नाम, रामगोपाल शाल वाले थे सार्वदेशिक में जी। तो मेरे इन सब के साथ में जो है मेल जोल रहा। फिर धीरे धीरे आपने देखा कि वो उत्थान हुआ। अब उस 50 वर्ष की जो आप बात कर रहे हैं, उस समय ये था कि शोभा यात्राएं, ढोलक बजाते हुए अपना निकल गए, चिमटे बजाते हुए, तो प्रभाव नहीं डालता था लोगों के ऊपर। अच्छा। हालांकि उस समय के वही साधन थे, लाउड स्पीकर भी ज़्यादा नहीं हुआ करते थे। कभी जो उत्सव हुआ करते थे वो उत्सव जो है थोड़ा प्रभाव डालते थे। अब उसके बाद में जो है कुछ हमारे अधिकारी, विशेष रूप से जो है मैं चर्चा करूँगा विनय जी का। जी। विनय जी ने जब जो है यहाँ कार्यभार संभाला, और राज सिंह जी वो भी मिशनरी थे, तो जब ऐसे लोग जो हैं इस सभा में आए, तो जो पिछले त्रिशाखन के समय की जो बात थी उसको एकदम, यानी अंधेरे से उजाला जिसे कहें, वो हुआ जी। और आज हम जहाँ बैठ के जो है आपसे ये चर्चा कर रहे हैं, बिल्कुल, इतना बड़ा उपक्रम, बिल्कुल, इतना बड़ा प्रकाशन का काम, इतने बड़े महासम्मेलन जी, ये सब जो है होने लग गए। जी। चलिए, महर्षि के सपनों को साकार करने में अब दिल्ली सभा अग्रसर है। हाँ, निरंतर अग्रसर है जी, और ये प्रशंसनीय है। जी। चलिए आज़ाद जी, आपसे कार्यक्रम को समापन करना है, लेकिन मैं चाहूँगी आप आखिर में ज़रूर हमारे दर्शकों को कुछ शुभ संदेश देना चाहें, और कुछ जो आर्य समाज के सिद्धांतों को समझना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, या नहीं जुड़ पा रहे हैं, या कहीं भटके हुए हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, आर्य समाज के दरवाजे हर एक के लिए खुले हैं। उसमें ये नहीं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये मामला नहीं, कोई भी आ सकता है। आए, सदस्य बने और उन सिद्धांतों को देखे, सुने, यदि अच्छे लगते हैं तो वो आर्य समाज को ज्वाइन करें। लेकिन उसके बाद जो है आर्य समाज जैसी माँ के साथ दगा नहीं करे। जो आर्य समाज को बढ़ाने का जितना जो है हमारा काम हो सकता है, उसके प्रति वो जो है सजग रहे जी, अपना सत्यनिष्ठ रहे, अपनी कर्तव्य के बारे में जो है पूरी तरह से सजग रहे, और माँ आर्य समाज की सेवा करे। मैं तो यही निवेदन करूँगा सबसे। चलो आज़ाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा सौभाग्य है कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जिन्होंने दर्शन किए, उनकी चौथी पीढ़ी हमारे साथ स्टूडियो में है, और इनके आगे भी बच्चे जो 5वीं 6ठी पीढ़ी है वो भी आर्य समाज के साथ जो है वो कार्यरत है और वेदों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। आपका विशेष धन्यवाद जो आपने ये अवसर मुझे दिया। जी, बातें तो बहुत हैं, इतिहास बहुत है जी, लेकिन आज इसी पे जो है फिर कभी जो है जी अवसर देखेंगे जी। तो जो निरंतर सेवा, समर्पण और कर्म से आता है, वो विचार आपने देखे किस तरह से एक आर्य समाजी के मन में होते हैं। हम अपने सम्मानित अतिथि का तो हृदय से धन्यवाद कर ही रहे हैं, साथ ही आपका भी धन्यवाद जो आपने पॉडकास्ट के साथ आप बने रहे हैं। यदि आपको ये कार्यक्रम सार्थक लगा हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, ताकि सेवा, संस्कार और वैदिक विचारों का यह संदेश समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। इसी शुभकामना के साथ मैं आपसे विदा लूंगी। धन्यवाद।